मैं संजीत सिंह राठौर फिर से एक बार राठौर वर्ल्ड की दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया की चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, क्रिया के बिना किसी भी वाक्य का निर्माण ही नहीं हो सकता। इस सृष्टि के अंदर किसी भी सेंस का, किसी भी अर्थ का, किसी भी भाव का निर्माण करने के लिए क्रिया का प्रयोग करना ही होता है। इसलिए क्रिया का बड़ा ही महत्व है। अगर हम क्रिया की बात करें तो शब्द क्रिया संस्कृत के क्री धातु से बनी हुई है। शब्द क्रिया की उत्पत्ति ही संस्कृत के क्री धातु से हुई, जिसका मतलब करना होता है। शायद कुछ विद्वान हमारे संस्कृत के भी हमारे वीडियोज देख रहे होंगे तो उसमें उनको पता है कि लट लकार में रूप चलता है, करोति कुर्तः कुर्वन्ति, करोसि कुर्तः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। ठीक है, ऐसे ही रूप लिट लंग लोट और विधिलिंग में भी चलता है। तो क्री शब्द का मतलब ही करना है और क्रिया को लिखने का तरीका ये भी है जिसमें मूल शब्द क्या है? क्री है। तो जब क्रिया की उत्पत्ति ही क्री से हुई और क्री का मतलब करना है, यही कारण है कि जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यही कारण है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। दूसरी बात कि हमने क्या कहा कि क्रिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के क्री धातु से हुई है। तो एक धातु टर्म आया तो धातु का मतलब होता है कि प्रत्येक क्रिया के जितनी भी क्रिया है उसके मूल में उसका मूलांश भाग कौन होता है? धातु होता है। धातु क्या है सर? धातु क्रिया का मूलांश है। क्रिया का ये मूलांश है। बिना धातु के हम क्रिया की कल्पना कर ही नहीं सकते। जैसे अगर हमने लिखा पढ़ना, तो अगर हमने पढ़ना लिखा तो पढ़ना तो एक क्रिया है, लेकिन पढ़ना में जो धातु है वो क्या है? पढ़ है। लिखना में धातु क्या है? लिख है। गाना में धातु क्या है? गा है। अर्थात जब आप क्रिया में से क्रिया माइनस का चिन्ह दे रहा हूं, अगर क्रिया में से यदि मैं ना प्रत्यय हटाऊं तो वह क्या बन जाती है? धातु बनती है। और वह धातु का, यही धातु का स्वरूप मूल धातु कहलाता है। तो मैटर आप समझे कि क्रिया का अस्तित्व तो बिना धातु के हो ही नहीं सकता। प्रत्येक क्रिया की उत्पत्ति या प्रत्येक क्रिया के मूलांश में कौन विद्यमान है? धातु है। क्लियर कट। यदि किसी क्रिया में से ना हटाया जाए तो वो कन्वर्ट करती है धातु में। ये बात मैं आपको समझा चुका। जब इस धातु की बात होती है तो मित्रों इस धातु के दो स्वरूप हैं। इस धातु के दो स्वरूप हैं। एक होता है मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। एक रूप है क्या? मूल धातु और दूसरा रूप है यौगिक धातु। यदि मैं मूल धातु की बात करूं तो मूल धातु ही धातु है। मूल धातु ही धातु है। यदि जैसे मैंने कहा रोना, तो रोना में मूल धातु क्या है? रो है। रोना में मूल धातु रो है। अर्थात जब क्रिया में से ना हटाओगे, खाना में मूल धातु क्या है? खा है या धातु खा है। पीना में मूल धातु क्या है? पी है। ठीक है, तो धातु ही मूल धातु है। परंतु कल पूछता है कि धातु के कितने भेद हैं या धातु के कितने स्वरूप हैं, तो उत्तर दो मारिएगा, एक मूल धातु और दूसरी यौगिक धातु होती है। अब मैटर आया कि सर ये यौगिक धातु क्या होती है? तो शब्द यौगिक सर युग्म से बना है। किससे बना? युग्म। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा या जो जोड़ने के उपरांत निर्मित होता है। युग्म का मतलब ही है जो जोड़ने के उपरांत निर्मित होता है। अर्थात यौगिक धातुओं के अंदर वैसी धातुएं आएंगी जिनका निर्माण मूल धातु में, किसमें? मूल धातु में किन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करके, किन्हीं विशेषण शब्दों का प्रयोग करके निर्माण किया जाए। तो ये यौगिक धातु जो है सर क्या है? प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने एक शब्द लिया पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ना में मूल धातु क्या है या धातु क्या है? पढ़ है। मूल धातु पढ़ है। लिखना में मूल धातु लिख है। खेलना में खेल है। अगर इस पढ़ में मैंने आना प्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा? आना, तो शब्द क्या बना? पढ़ाना। क्या बना सर?
पढ़ाना। तो पढ़ाना मूल धातु नहीं है, पढ़ाना मूल धातु नहीं है, पढ़ाना में पढ़ मूल धातु है। आना प्रत्यय में, मूल धातु में मैंने आना प्रत्यय जोड़ा तो यह पढ़ाना कौन सी धातु कहलाई? यौगिक धातु कहलाई, यह यौगिक धातु कहलाई। अगर मैंने कहा यौगिक, युग्म से मैंने बोला हंसना रोना, हंसना और यहाँ योजक चिन्ह रोना, तो हंसना रोना भी चूंकि दो धातुओं से मिलकर के बनी है, ये दो धातुओं से, एक हंसना से और एक रोना से, इसलिए इसे भी हम क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। क्लियर कट। तो अगर एक और एग्जाम्पल लूं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बतियाना, बतियाना, ठीक है, गरमाना, गरमाना, तो इनके लास्ट में भी ये ना आप देख रहे हैं ना, यानी ये भी क्रियाएं हैं और इनमें बतियाना में धातु भी बतियाना ही है, जो किस शब्द से बनी? बात से बनी। गरमाना किससे बना? गरम से बना। मैटर समझे? और गरम विशेषण है और बात संज्ञा है, यानी कुछ धातुओं का निर्माण संज्ञा या विशेषणों से भी होता है। अर्थात जिन धातुओं का निर्माण मूल धातु में किन्हीं प्रत्ययों को लगाकर, जैसे मैंने कहा पढ़ाना, पढ़वाना, आना वाना प्रत्यय लगाया जाता है, तब जब ये लगाया जाता है तो यौगिक धातु का जो पहला स्वरूप पैदा होता है वह कहलाता है प्रेरणार्थक धातु। प्रेरणार्थ, ये एग्जाम्पल प्रेरणार्थक धातु का था सर, प्रेरणार्थक धातु या प्रेरणार्थक क्रिया। अब जो दूसरा था, यह एग्जाम्पल यौगिक धातु का एक खुद भेद यौगिक धातु ही होता है या यौगिक क्रिया होती है। तो यह हंसना और रोना यौगिक धातु या यौगिक क्रिया का उदाहरण था। जबकि बात शब्द संज्ञा है और संज्ञा नाम को कहते हैं, नामानी इति संज्ञा, नाम ही संज्ञा है। अर्थात जिन क्रियाओं का निर्माण, जिन धातुओं का निर्माण संज्ञा पदों से हो, विशेषण पदों से हो, उसे मालूम क्या कहा गया? नाम धातु कहा गया। अर्थात इस यौगिक धातु के तीन स्वरूप पैदा हो गए। पहला स्वरूप प्रेरणार्थक धातु, दूसरा खुद यौगिक धातु और तीसरा नाम धातु। इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे कि क्रिया संस्कृत के क्रि धातु से बनी है जिसका अर्थ करना होता है, अर्थात जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के मूलांश में कौन विद्यमान होता है? धातु होता है। जब किसी क्रियापद से ना हटा दिया जाता है तो धातु का निर्माण होता है और धातु के दो भेद होते हैं। कौन कौन? मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु ही धातु है, मूल धातु ही धातु है, अर्थात रोना में से ना हटाया तो रो मूल धातु है, खेलना में से ना हटाया तो खेल मूल धातु है, हंसना में हंस मूल धातु है, गाना में गा मूल धातु है, पढ़ना में पढ़ मूल धातु है। और धातु का जो दूसरा स्वरूप है वो यौगिक धातु है, जिसके तीन स्वरूप हैं। प्रेरणार्थक धातु जिसमें आना वाना प्रत्यय लगाया जाएगा, हम इसको रिटन सेक्शन में करेंगे, हेडिंग देकर के पूरा लिखेंगे इस चीज को। तो प्रेरणार्थक धातु, यौगिक धातु जो दो दो धातुओं से मिलकर बनेगी, और एक नाम धातु जो संज्ञा से बनती है, जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात शब्द लात से लतियाना, ठीक है, गाली से गाड़ी शब्द गाड़ी से गरियाना, ठंडा से ठंडाना। तो इन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा या विशेषण से होता है और वो कहलाती है नाम धातु। हमने जितनी बातें समझाई अब इसको हम आपको रिटेन सेक्शन में कर देते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स, उसका ये रिटेन सेक्शन है। रिटेन सेक्शन में हम ये कह रहे हैं क्या कि इसकी क्या परिभाषा है। मैंने बताया, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। उसको लिखा है कि क्रिया संस्कृत के क्रि धातु से बनी है, जिसको मैंने समझाया था, जिसका अर्थ करना है, अर्थात जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इसको मैंने समझा दिया है। फिर कहा जैसे खाना, सोना, रोना, पीना, पढ़ना, जाना, हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ाना, ये सभी की सभी क्रियाएं हैं। अब क्या फिर है नीचे की धातु क्रिया के मूल रूप को हम बताए क्या कि क्रिया के मूलांश में क्या है? धातु कहते हैं, तथा प्रत्येक क्रिया में धातु क्या रहती है? विद्यमान रहती है। क्लियर कट। जैसे चलना में चल, हंसना में हंस, खेलना में खेल, पढ़ना में पढ़, रोना में रो। अर्थात हम यहाँ पर एक ट्रिक लिख सकते हैं, और वो क्या हो सकता है? वो ट्रिक क्या हो सकता है सर? कि क्रिया माइनस ना बराबर धातु,
क्रिया माइनस ना बराबर धातु। ये दिमाग में सेटिंग बैठा के रहना कि क्रिया में से जैसे ही हटाओगे ना वो किस में कन्वर्ट कर जाएगी, धातु में, क्योंकि क्रिया के मूलांश में कौन विद्यमान है, धातु विद्यमान है। ये बात आप समझ चुके होंगे। फिर मैंने बताया था कि धातु के दो भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। यहाँ पर मैंने रिटन सेक्शन में मूल धातु की चर्चा की है। मूल धातु की सत्ता स्वतंत्र होती है और यह किसी भी शब्द पर निर्भर नहीं होती। मूल धातु ही धातु का वास्तविक रूप है, यह किसी भी अन्य शब्द से इसका निर्माण हो ही नहीं सकता, अर्थात यह किसी शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे खाना में मूल धातु खा है, खाना में मूल धातु खा है। कल पूछता है कि पीना में मूल धातु क्या है, पी है, और वो धातु भी है। रोना में रो मूल धातु है, हंसना में हंस मूल धातु है। ये बात आप समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं? तो फ्रेंड्स, ये धातु के दूसरे स्वरूप यौगिक धातु का रिटेन सेक्शन है, जिसमें मैंने ये समझाया था कि यौगिक धातु जो होती है वो दो या दो से अधिक धातुओं के आपस में मिलने से बन सकती है, या इसका निर्माण मूल धातु में प्रत्यय लगा करके किया जाता है, या इसका निर्माण संज्ञा या सर्वनाम से हो सकता है। इन तीन बातों के आधार पर इसके तीन स्वरूप आए और वो नाम पड़ा। कैसे नाम पड़ा? जब मूल धातु में प्रत्यय लगाकर जब निर्माण किया गया धातु का, तो वो कहलाई प्रेरणार्थक धातु या प्रेरणार्थक क्रिया। जब कई धातुओं को आपस में संयुक्त करके धातु का निर्माण किया गया तो वो कहलाया यौगिक धातु, और जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी धातु का निर्माण किया गया तो वह स्वरूप कहलाया नाम धातु। क्लियर कट? तो इस स्वरूप को देखते हुए धातु, यौगिक धातु के तीन भेद हुए। कौन को? प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक धातु, यौगिक क्रिया या यौगिक धातु, और नाम धातु। नाम क्रिया नहीं कहा जाता। जब प्रेरणार्थक क्रिया की बात आती है तो शब्द यहाँ पर मूल शब्द क्या है? प्रेरणा। और प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन में स्वयं कर्ता काम करे न करके किसी और से करवाता है। जैसे मैं कहूँ कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ कटवाता है और वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। इन दो वाक्यों में यह अंतर है कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, मैं कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, वह स्वयं कार्य कर रहा है, लेकिन वह कुल्हाड़ी से पेड़ कटवाता है, मैं कर्ता वह स्वयं नहीं काम करके किसी और से कर रहा है। अर्थात जब किसी मूल धातु में आना या लाना प्रत्यय मैं इसको लिखा हूं लगाया जाता है, तो मित्र मैंने यहां एक चीज छोड़ दिया। जब इस प्रत्यय को आप लगाओगे मूल धातु में तो वह कहलाएगी प्रथम प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक के भी दो स्वरूप है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो जब आना और लाना प्रत्यय लगाकर के निर्माण किया जाता है धातु का तो वह प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना लगाया जाता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती है। तो इसका ट्रिक क्या हुआ कि आपको धातु में क्या लगाना है? धातु प्लस आना या वाना या लाना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये लगा देंगे तो निर्माण किसका हो जाएगा? प्रेरणार्थक का। तो इसी आधार पर पढ़ धातु है, क्योंकि पढ़ना क्रिया है, तो मैंने कहा ना हटाओ, धातु में कन्वर्ट कर जाएगी। तो कल पूछता कि पढ़ना क्रिया से आप क्या बनाओ? प्रेरणार्थक धातु बनाओ। तो उसमें पहले धातु निकाल लो, ना को उड़ाओ, पढ़ बचेगा। तो पढ़ में आना जब जोड़ोगे तो बनेगा पढ़ाना, और ये कहलाएगी प्रथम प्रेरणार्थक। और जब वाना जोड़ोगे तो कहलाएगी पढ़वाना शब्द बनेगा, और ये कहलाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है? तो पढ़ाना और पढ़वाना, इन दोनों में ये अंतर है कि जब आना प्रत्यय मिले तो निश्चित रूप से आप क्या मारेंगे? प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना मिलेगा तो आप क्या मारेंगे? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये समस्या भी खत्म हो गई होगी कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में अंतर क्या है सर। वैसे ही खेल में खेलना क्रिया है, ना हटाओ, खेल मूल धातु हो जाएगी। उसमें आना जोड़ोगे तो खेलाना होगा, और वाना जोड़ोगे तो खेलवाना होगा। वैसे ही अगर सोना से अगर आपको प्रेरणार्थक बनाना है तो ना हटाओ, सो मूल धातु बनेगी। जब लाना जोड़ोगे तो सुलाना बनेगा, और वाना जोड़ोगे तो सुलवाना बनेगा। वैसे ही पढ़ना से पढ़ाना और पढ़वाना मैंने बता ही दिया। हंसना से हंसाना में हम हंस नहीं रहे हैं, और हंसवाना में स्वयं कर्ता काम नहीं कर रहा है, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं न करके किसी और से करवाता है। क्लियर कट?
अब आई बात यौगिक क्रिया या यौगिक धातु। नाम ही है यौगिक, तो ये दो दो क्रियाओं से, दो दो धातुओं से मिलकर के बनती है। जैसे रोना धोना, तो इसमें एक धातु रोना है, दूसरा धोना है। खेलना कूदना, तो खेलना एक धातु है और एक कूदना है, तो खेलना कूदना। हंसना रोना, यह अभी कौन सी धातु होगी? यौगिक धातु होगी। पढ़ना लिखना या लिखना पढ़ना, ये सभी यौगिक धातु के उदाहरण होंगे, यौगिक क्रिया के उदाहरण होंगे। अब आई बात नाम धातु, तो नाम मतलब संज्ञा। ये जो तीसरी बात कही गई कि संज्ञा या सर्वनाम से निर्माण होता है, तो इसका निर्माण संज्ञा या विशेषण से होता है, संज्ञा या विशेषण से होता है। जैसे मैंने बताया बात से बतियाना, बात एक संज्ञा पद है, बात से बतियाना। चिकना शब्द, चिकना शब्द क्या है? एक विशेषण है। चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, लात से लतियाना, आंख से अखियाना मत मार देना, अखियाना निरर्थक शब्द है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन हाथ से हथियाना, ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं? नाम धातु के हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्रिया क्या है और ये धातु क्या होती है, धातु के कितने भेद है, इसकी चर्चा हम लोगों ने ओरल भी किया, मैंने समझाया भी और रिटन सेक्शन में भी आपको दे दिया। अब इसके सिवाय, अब इसके बाद मैं आपको बताने चल रहा हूं कि रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। वो सकर्मक और कर्मक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कैसे पकड़ा जाता है इसका रामबाण सूत्र मैं आपको दूंगा। हम क्रिया के भेदों की चर्चा कर रहे हैं और क्रिया के भेदों की चर्चा किस आधार पर होती है? कर्म या रचना के आधार पर। क्रिया के भेदों की चर्चा का मूल रूप यही है, कर्म या रचना का आधार। और जब इस आधार पर बात होती है तो वो नाम है सकर्मक और एक क्रिया बनती है अकर्मक। जरा मैं इनको समझाऊं कि सकर्मक में एक उपसर्ग लगा है स और अकर्मक में उपसर्ग लगा है अ। इन दोनों उपसर्गों की खास बात यह है कि जब उपसर्ग स किसी के साथ लगता है तो स का मीनिंग ही होता है, मतलब ही होता है साथ में, और अ का अर्थ होता है नहीं, अर्थ का नकारात्मक अर्थ होता है। जैसे सनाथ अर्थात जिसके साथ नाथ हो, स्वामी हो, मालिक हो, उसे सनाथ कहते हैं, और जिसके साथ न हो उसे अनाथ कहते हैं। असफल, तो सफल में उपसर्ग अ लगा तो वो जो सफल न हो, तो सकर्मक का अर्थ ही हुआ स उपसर्ग है, यानी कर्म के साथ, और अकर्मक का अर्थ हुआ कर्म के साथ नहीं। यही परिभाषा में बदल जाती है और वो परिभाषा होती है कि जो क्रिया वाक्य में कर्म के साथ आए या उसके साथ कर्म के आने की संभावना हो, वह क्रिया कहलाती है सकर्मक। दूसरी बात कि सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म के आने की संभावना या कर्म के प्रयोग की संभावना कतई नहीं होती, और इसका प्रभाव कर्म पर कर्म होता ही नहीं तो कर्म पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। यह अंतर किसमें है? सकर्मक और अकर्मक में। ये बात जो है ना, ये किताबी ज्ञान है। यश के सिंह का एक ऐसा ट्रिक है, ऐसा मसाला है जिससे आज के बाद सकर्मक और अकर्मक का कोई प्रॉब्लम आपके माइंड में बचेगा ही नहीं, चाहे वो वाक्य दे या न दे। आप 2 सेकंड के अंदर बता दोगे कौन सकर्मक है और कौन अकर्मक। तो हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, ट्रिक समझा रहे हैं। देखो क्या करना है कि अगर कल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है, एग्जाम्पल में दे दिया रोना, हंसना, जगना और पढ़ना। तो अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गया तो 100% उत्तर सही मारोगे। ट्रिक क्या है सर? करना क्या है कि आपको इसका ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर? कि क्या या किसको प्लस क्रिया, क्या या किसको प्लस क्रिया आपको जोड़ना है, रखना है, बराबर उत्तर। अगर उत्तर मिलता है बबुआ या उत्तर मिलने की संभावना है, वाक्य देगा तो उत्तर मिलेगा, वाक्य नहीं देगा तो उत्तर मिलने की संभावना होगी, तो 100% सकर्मक मार के आना। मैं अभी उदाहरण से समझाऊंगा। इसका भी ट्रिक लिख दे रहा हूं। ट्रिक क्या होगा? इसका ठीक उल्टा क्या होगा? क्या
ऑब्लिक किसको प्लस क्रिया बराबर उत्तर नहीं। ठीक है, इसमें उत्तर नहीं मिलेगा तो 100% अकर्मक है। अब आ जाओ प्रैक्टिकल करा देते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया को बताना कि सकर्मक या अकर्मक है, तो एक वाक्य बना लो, प्रश्न का वाक्य बना लो। और वाक्य क्या बना सकते हो, आप क्या पढ़ते हैं। आप पढ़ना से आपने वाक्य बनाया, क्या लगा करके आप क्या पढ़ते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, किताब पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। उत्तर आया तो खट से मारो सकर्मक। लिखना, आप क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। लेटर तो मोबाइल हो गया, पहले लेटर लिखा जाता था, तो लेटर उत्तर आया, पत्र उत्तर आया तो सकर्मक है। आप क्या रोते हैं, इसका हम चैलेंज आपको देते हैं, ताउम्र खोजते रहिएगा इसका उत्तर। अगर जिस दिन उत्तर मिल जाएगा, अपने एसके सर के पास आके कह देना सर मैं उत्तर पा गया, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। कि आप क्या रोते हैं, तो क्या लगा के आपने प्रश्न बनाया तो उत्तर नहीं मिला। आप क्या हंसते हैं, आप क्या जगते हैं, आप क्या सोते हैं, सूर्य क्या उगता है, इन सभी क्रियाओं का कोई उत्तर नहीं है। इसलिए हंसना, रोना, जगना, उगना, ये सब, बैठना, आप क्या बैठते हैं, इसका उत्तर है आपके पास, आप क्या बैठते हैं, तो इनका उत्तर नहीं है। इसलिए सभी की सभी क्या हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन जिनका उत्तर है, आप क्या पढ़ते, पढ़ना, लिखना, खेलना, आप क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं सर। फिर आप क्या पढ़ाते हैं, तो हिंदी पढ़ाते हैं सर, तो पढ़ाना क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। तो ये मैटर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि क्या लगा करके क्रिया को रख करके अगर प्रश्न बना दिया और उत्तर मिला तो बबुआ आंखियां बंद करके मार देना सकर्मक, और अगर उत्तर नहीं मिला तो 100% क्या है, वो अकर्मक है। ये मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूं, तो मैं हिंदी समझा रहा हूं, तो समझाना सकर्मक है कि अकर्मक है, तो सकर्मक है गुरुजी। काहे से कि आप क्या समझा रहे हैं इसका उत्तर है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, तो हिंदी, तो बोलना क्या है, सकर्मक है। अब मैं बोलूं मैं क्या मुस्कुरा रहा हूं, तो इसका उत्तर है, खोज लोगे। मैं क्या मुस्कुरा रहा हूं, इसका उत्तर दे देंगे, तो इसका उत्तर नहीं देंगे तो मुस्कुराना क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। अर्थात क्या या किसको लगा के क्रिया रखना, उत्तर न मिले एकदम अकर्मक मारना, और उत्तर मिले तो सकर्मक मारना। ठीक है, अगर ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं तो थोड़ा और वेट एंड वॉच करो, और वीडियो में थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट का टाइम दो, क्योंकि इसके सिवाय अब मैं बताने चल रहा हूं कि क्या होती है नामबोधक क्रिया, क्या होती है सहायक क्रिया, क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया, क्या होती है संयुक्त क्रिया, क्या होता है क्रियार्थक संज्ञा। इन सारे टर्म्स की भी अब मैं चर्चा करूंगा। जो 5-6 टर्म्स हैं क्रिया से रिलेटेड, उनकी भी चर्चा इसी वीडियो में करूंगा। और अगर मेरी मेहनत आपके सफलता के साथ जुड़ी हुई है, अगर आप में कुछ भी परिवर्तन आ रही है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपका छोटा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, आपका बड़ा भाई अनुरोध कर रहा है, राठौड़ वर्ल्ड को आप क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, वीडियोज को लाइक करो। यार लाइक्स कम आ रहे हैं, ऐसे मार व्हाट्सएप पे लिखते रहते हो, व्हाट्सएप पे कमेंट मार रहे हो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, वाह गुरुजी बहुत बढ़िया, गुरुजी बहुत बढ़िया, हम लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आप मेरा एक स्टूडेंट है, उसी स्टूडेंट ने मेरे व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है कि सर आपके चलते, आपके प्रयास के चलते मुझे वर्दी मिली, हमारी शुभकामनाएं हैं, हम उनका नाम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, बाबा विश्वनाथ से दुआ करता था, लेकिन मैं ऐसे छात्रों से चाहता हूं जो वर्दी पहन चुके हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, कि वर्दी पहन के यहाँ स्टार लगवा के कमेंट मारो। और कहाँ आप कमेंट मारो, राठौड़ वर्ल्ड के वीडियोज के नीचे कमेंट बॉक्स में मारो कमेंट। हमारे स्टूडेंट्स अनुरोध है, कमेंट अब मेरे व्हाट्सएप पे नहीं चाहिए, मेरे वीडियोज के नीचे मेरा कमेंट चाहिए, मेरा लाइक चाहिए, मेरा शेयर चाहिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद है यार, ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम अब बात करने चल रहे हैं संयुक्त क्रिया की, नामबोधक क्रिया की, और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाओं की चर्चा होगी। और अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि क्रिया के कुछ अन्य स्वरूप जो आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन के आपके एग्जाम्स में आएंगे। हमने पहले समझाने की कोशिश की सहायक क्रिया, जिसे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को अंग्रेजी में डू, डट, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड, शैल और विल के नाम से जाना जाता है।
अब इसे अंग्रेजी में सहायक, ये शब्द का नाम ही क्या है, सहायक, अर्थात ये किसी की सहायता करता है। तो किसकी सहायता करता है, मुख्य क्रिया की सहायता करता है। मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो कि काल निर्धारण में सहायक होती है, उसकी सहायता करता है कौन, सहायक क्रिया। और इसके उदाहरणों में क्या है, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी। वह जाता है, वह जाता है में जाना मुख्य क्रिया, और वह जाता केवल रहता। तो क्या सेंस क्लियर हो रहा है, उसका अर्थ पूर्ण हो रहा है, नो सर। जब है लगाया, था लगाऊंगा, गा लगाऊंगा, तो उसका अर्थ स्पष्ट होगा, वह जाएगा। तो जाना मुख्य क्रिया, गा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हुई। बेटा समझ रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंशन में वह जा रहा था में जाना मुख्य क्रिया और रहा था सहायक क्रिया। वह जा चुका है में पूरे चुका है सहायक क्रिया है और जाना मुख्य क्रिया है। मैटर आप समझ रहे हो, तो यह है सहायक क्रिया। इसके बाद चर्चा पूर्वकालिक क्रिया। नाम पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, और काल, काल को निर्धारण करने वाली कौन क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है। अर्थात फिर से एक मैटर आता है कि मुख्य क्रिया जो क्या है, काल का निर्धारण करती है, मेन वर्ब। अर्थात मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया काल का निर्धारण कर रही है, उससे पहले, जिससे पता चल रहा है कौन भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है। मैं अगले क्लास में एक दो क्लास के अंदर ही काल नामक टॉपिक लेके आऊंगा, टेंस लेके आऊंगा हिंदी में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कहा वह खाकर सोया, तो यहाँ दो दो क्रियाएं हैं, एक क्रिया है खाना और एक क्रिया है सोना, लेकिन इसमें काल का निर्धारण कौन कर रही है, सोना से आपको पता चला ये भूतकाल का वाक्य है। इसमें तो ये मुख्य क्रिया है, और इस मुख्य क्रिया से पहले क्रिया एक घटित हो चुकी है। वो क्रिया कौन सी हुई, खाने का काम हो चुका है, तो खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। मैं पढ़ाकर चला जाऊंगा, तो चला जाना मुख्य क्रिया हो गई, और पढ़ाना, मैं पढ़ाकर चला जाऊंगा, तो पढ़ाकर क्या हुआ, या पढ़ाना क्या हो गई, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। राम पढ़कर गया, तो यह मुख्य क्रिया है और यह है पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो क्रिया पहले होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब आई बात नाम बोधक क्रिया, जरा इसको फोकस करना, इस पे इसको जिरंड इंग्लिश में कहते हैं, इसका बड़ा ही इसको इंपॉर्टेंस इसका समझना होगा। उस और नाम धातु थी ना, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव। तो नाम बोधक क्रिया, फिर नाम आया, नाम का मतलब संज्ञा, अर्थात इसमें भी संज्ञा से लेना देना है। अर्थात जो क्रिया संज्ञा या विशेषण में जुड़कर, जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा या विशेषण में जुड़ने से होता है, वह नाम बोधक क्रिया कहलाती है। ठीक है, संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़कर यह बनती है। जैसे खून खौलना, तो खून संज्ञा है और खौलना क्रिया है, ये दोनों मिलकर एक क्रिया का निर्माण किए, खून खौलना, तो यह कहलाई नामबोधक क्रिया। फिर कहा सुखी होना, तो सुखी शब्द विशेषण है और होना क्रिया है, दोनों मिलकर कहलाई नामबोधक क्रिया। पीला पढ़ना, पीला विशेषण है और पढ़ना क्रिया है, दोनों मिलकर कहलाई नामबोधक क्रिया। हाथ मारना, आंख मारना यहाँ होगा, आँखियाना गलत है, तो हाथ मारना में हाथ संज्ञा है और मारना क्रिया है, तो ये क्या कहलाई, नाम बोधक क्रिया कहलाई। अब यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि सर नाम धातु और नाम बोधक में तो हम फंस सकते हैं, तो हम आपको एकदम बड़ी बढ़िया सॉल्यूशन बता रहे हैं कि नाम बोधक में क्रिया और संज्ञा या विशेषण अलग अलग रहेंगे और नाम धातु में एक में रहेंगे। जैसे लात से लतियाना, तो लतियाना शब्द हो गया नाम धातु और लात मारना हो गया नाम बोधक, क्योंकि लात अलग और मारना अलग। तो जब संज्ञा या विशेषण और क्रिया अलग अलग होगी तो मित्र नाम बोधक मारना, जब एक में होगी तो क्या मारना है, नाम धातु। जैसे हथियाना नाम धातु है और हाथ मारना क्या हो जाएगा, हाथ मारना क्या हो जाएगा, नाम बोधक हो जाएगा। तो शायद आप नाम बोधक समझ चुके होंगे। फिर आई बात द्विकर्मक। द्वि का मतलब होता है दो, यानी वो क्रिया जो जिसके साथ वाक्य में कितने कर्म आए, दो दो कर्म आए, उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। जैसे उसने मुझे पुस्तक दी, तो यहाँ पर दो कर्म है, एक पुस्तक और एक मुझे। तो यहाँ पर मुझे और पुस्तक दो दो कर्म वाली क्रिया कौन हुई, देना, इसलिए दी एक देना एक द्विकर्मक क्रिया हुई। राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो यहाँ एक कर्म श्याम है, एक कर्म पत्र है, तो लिखना भी यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हुई। अर्थात वो क्रिया जिसके दो दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर। अब आई बात संज्ञार्थक
यहाँ नाम देखो, संज्ञा का अर्थ रखने वाली क्रिया, संज्ञा अर्थक, दीर्घ संधि होगी, संज्ञा धन अर्थक, यानी वह क्रिया जिसका वाक्य में संज्ञा का अर्थ हो। और अर्थ होने के लिए अगर मैं शिक्षक की तरह हूं, मेरा अर्थ शिक्षक की तरह है, तो मेरा व्यवहार भी शिक्षक की तरह होना चाहिए। और अगर इसका अर्थ संज्ञा का है तो इसका व्यवहार भी, इसका प्रयोग भी संज्ञा की तरह हो। तभी यह परिभाषा आई कि जो क्रिया वाक्य में संज्ञा की तरह प्रयोग में लाई जाती है। और संज्ञा का काम क्या है? वाक्य में कर्ता या कर्म की तरह प्रयोग में लाया जाना। अर्थात जब क्रिया वाक्य में कर्ता या कर्म की तरह प्रयोग में लाई जाए तो वह कहलाती है क्या? संज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। क्लियर कट बात। जैसे पढ़ाना एक कला है, पढ़ाना एक कला है, तो यहाँ है एक सहायक क्रिया है जो किसके अनुसार है? पढ़ाना के अनुसार। इस वाक्य का कर्ता कौन है? पढ़ाना है। ठीक है। देश के लिए मरना गर्व की बात है, देश के लिए मरना गर्व की बात है, तो यहाँ पर मरना कर्म की तरह प्रयोग में हुआ है। सर ये वाक्य में जब कोई क्रिया कर्ता या कर्म की तरह प्रयोग हो, टहलना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, पढ़ना सफलता के लिए जरूरी है, तो यहाँ पढ़ना टहलना क्या हो गई? संज्ञार्थक क्रिया हो गई। अर्थात जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता या कर्म की तरह हो, संज्ञा की तरह हो, तो उसको आप संज्ञार्थक क्रिया मारेंगे। इस तरह हमने इस छोटे से ड्यूरेशन के वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की। आज आपको मैंने धातु क्लियर किया, क्रिया क्लियर किया, प्रार्थक धातु बताया, यौगिक धातु बताई, नाम धातु बताया, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, नाम बोधक, पूर्वकालिक क्रिया, इसके अतिरिक्त सहायक क्रिया, इसके सहायक क्रिया, नाम बोधक और द्विकर्मक क्रियाओं की भी, संज्ञार्थक क्रिया की भी मैंने चर्चा की। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।